नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के हिंदी स्टडी में और आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों आज हम देखेंगे ये द्विवेदी युग के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है पूरन सिंह टंडन जी की बुक से। इसमें क्योंकि मैं आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल ये डाल चुकी हूँ, अब हम करेंगे द्विवेदी युग और इसमें भारतेंदु युग भी डाल चुकी हूँ। द्विवेदी युग के बाद जितने अपना छायावाद युग, प्रगतिवाद ये सब हैं, तो ये सारे क्वेश्चन करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का क्लास अपना। एक तो ये कि द्विवेदी मतलब काल की समय सीमा कितनी है, तो द्विवेदी काल की अगर समय सीमा पीछे जाए तो 1900 से 1918 ईस्वी। और द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल किसने कहा? डॉक्टर नगेंद्र ने। और भारतेंदु युग को जागरण सुधार काल वो भी नगेंद्र ने कहा था। ठीक है, पुनर्जागरण काल, सॉरी दोस्तों, पुनर्जागरण काल। ठीक है, द्विवेदी युग का नामकरण किस साहित्यकार के नाम पर हुआ? तो द्विवेदी युग का नामकरण किस साहित्यकार के नाम पर हुआ? वो हुआ था महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर। द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल भी कहा जाता है, यह नाम किस विद्वान द्वारा दिया गया? तो द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल कहा जाता है, अभी मैं बता रही थी आपको। तो वो किसने कहा था? डॉक्टर नगेंद्र ने। और जो पुनर्जागरण काल कहा था, भारतेंदु युग को कहा था। रविन्द्रनाथ ठाकुर को किस वर्ष गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो वो दिया गया था 1913 ईस्वी में। गीता रहस्य ग्रंथ के रचयिता हैं, तो गीता रहस्य किसकी रचना है? बाल गंगाधर तिलक की रचना है। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन जो प्रारंभ हुआ था 1900 ईस्वी में। सरस्वती का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो सरस्वती का प्रकाशन होता था काशी से। वैसे तो इसमें काशी का ऑप्शन दे रखा, लेकिन इलाहाबाद से, मुझे जहाँ तक पता है इसका आंसर इलाहाबाद है। ठीक है, सरस्वती का प्रकाशन कहीं तो काशी दे रखा, कहीं इलाहाबाद, लेकिन मेरे हिसाब से इसका आंसर इलाहाबाद है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती के संपादन का कार्यभार किस वर्ष संभाला? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती के संपादन का जो कार्यभार संभाला था 1903 से 1920 ईस्वी तक रहे थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। इनके बाद आए थे देवीदास शुक्ल। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की हे कविते शीर्षक कविता किस वर्ष प्रकाशित हुई? तो वो किस वर्ष प्रकाशित हुई? वो 1900 ईस्वी में। सरस्वती के प्रारंभिक संपादक निम्न में से कौन थे? तो सरस्वती के प्रारंभिक संपादक थे श्याम सुंदर दास। और संस्थापक कौन थे? वे थे चिंतामणि घोष। ठीक है, चिंतामणि घोष। सरस्वती के प्रकाशक कौन थे? तो सरस्वती के प्रकाशक, ये हाँ यही क्वेश्चन, सरस्वती के प्रकाशक थे चिंतामणि घोष। संपत्ति शास्त्र पुस्तक के रचनाकार हैं, तो संपत्ति शास्त्र पुस्तक के रचनाकार कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। काशी नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? तो काशी नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना हुई 1893 ईस्वी में। हिंदी उद्यमी प्रतिनिधि महासभा कहाँ स्थापित की गई है? तो ये प्रयाग में। आगे देखते हैं, काशी नागरिक प्रचारणी सभा के संस्थापकों में निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो काशी नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना हुई 3 व्यक्तियों ने की थी, उनमें कौन कौन से थे? बाबू श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र, ठाकुर शिव कुमार सिंह। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ए सही है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी नहीं थे। ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। इसने ही किस कवि का उपनाम है? तो इसने ही गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का उपनाम है। रामचंद्र शुक्ल जी का कविता क्या है निबंध पहल किस में प्रकाशित हुआ? तो रामचंद्र शुक्ल जी का कविता क्या है निबंध सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ। कवि और कविता किसका निबंध है? कवि और कविता निबंध महावीर प्रसाद द्विवेदी का। द्विवेदी युग की प्रमुख काव्य भाषा कौन सी थी? तो द्विवेदी युग की काव्य भाषा कौन सी थी? खड़ी बोली। द्विवेदी युग में सबसे बड़ा काम यही हुआ था कि काव्य की गद्य और पद्य की भाषा खड़ी बोली थी, मतलब एक हो गई थी दोनों की भाषा। और इसके लिए सबसे ज़्यादा श्रेय जाता है महावीर प्रसाद द्विवेदी को। उन्होंने मतलब लेखन में और बहुत शैली में हर चीज़ में सुधार किया है, जो द्विवेदी युग में भाषा में बहुत ज़्यादा सुधार हुआ था। नाथूराम शर्मा शंकर किस युग के कवि हैं? नाथूराम शर्मा का उपनाम क्या है? शंकर। किस युग के कवि हैं? ये द्विवेदी युग के कवि हैं। भारतेंदु युग में भारतेंदु प्रज्ञानंदु की उपाधि से किस कवि को सुशोभित किया गया? तो भारतेंदु युग में भारतेंदु प्रज्ञानंदु की उपाधि से नाथूराम शर्मा को सुशोभित किया गया।
द्विवेदी युगीन कौन से कवि प्रेहा अतिशोक्तिपूर्ण कविता लिखते थे? द्विवेदी युग के ऐसे कौन से कवि हैं जो अतिशोक्तिपूर्ण कविता लिखते थे? वे नाथूराम शर्मा शंकर हैं। मैथिली शरण गुप्त जी की प्रारंभिक कविता किस पत्रिका में प्रकाशित होती थी? तो मैथिली शरण गुप्त जी की प्रारंभिक पत्रिका कविताएं वैश्योपकारक पत्रिका में प्रकाशित होती थी। किस कवि को राष्ट्रीय कवि की उपाधि दी है? तो किस कवि को राष्ट्रीय कवि की उपाधि दी गई है? मैथिली शरण गुप्त जी को। मैथिली शरण गुप्त की प्रथम पुस्तक कौन सी है? तो मैथिली शरण गुप्त जी की प्रथम पुस्तक है रंग में भंग। मैथिली शरण गुप्त जी को उनकी किस रचना के आधार पर राष्ट्रीय कवि की उपाधि दी गई? तो भारत भारती के आधार पर उनको राष्ट्रीय कवि की उपाधि दी गई। गुप्त जी ने कितने महाकाव्यों का प्रणयन किया? तो गुप्त जी ने 2 महाकाव्य लिखे थे। किस कवि को खड़ी बोली का प्रथम कवि माना जाता है? तो किस कवि को खड़ी बोली का प्रथम कवि माना जाता है? श्रीधर पाठक को। आगे देखते हैं, मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म कहाँ हुआ? तो मैथिली शरण गुप्त का जन्म हुआ था चिरगांव झांसी में। सियाराम शरण गुप्त इनके ही भाई हैं। पूर्ण किस कवि का उपनाम है? तो राय देवी प्रसाद का उपनाम पूर्ण है। धराधर धावन शीर्षक से कालिदास कृत मेघदूत का पदबद्ध अनुवाद किस कवि ने किया? तो वो राय देवी प्रसाद पूर्ण ने किया था। त्रिशूल उपनाम से राष्ट्रीय भावनाओं की कविता लिखने वाले कवि हैं? तो त्रिशूल उपनाम से राष्ट्रीय भावनाओं की कविता लिखने वाले कवि हैं गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। हृदय का मधुबहार किसका काव्य संग्रह है? तो हृदय का मधुबहार रामचंद्र शुक्ल का काव्य संग्रह है। देशभक्त वीरों मरने से नेक नहीं डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा। ये पंक्तियां हैं नाथूराम शर्मा शंकर की। सर्गो नरक ठेकना नाही किसकी पंक्ति है? ये सर्गो नरक ठेकना नाही ठिकाना नहीं, ये पंक्ति हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की। कविता कामनी कांत उपाधि किस कवि को दी गई है? तो कविता कामनी कांत नाथूराम शर्मा को उपाधि दी गई है। गर्भरंडा रहस्य किसका काव्य ग्रंथ है? तो गर्भरंडा रहस्य ये काव्य ग्रंथ है नाथूराम शर्मा शंकर का। एकांतवासी योगी किसकी रचना है? तो एकांतवासी योगी श्रीधर पाठक की रचना है। काव्य कुंज अबला विलाप किसकी रचना है? काव्य कुंज अबला विलाप है महावीर प्रसाद द्विवेदी की। पद पुष्पांजलि के रचनाकार हैं? तो पद पुष्पांजलि रचना है लोचन प्रसाद पांडे की। बुद्ध चरित किसकी रचना है? तो बुद्ध चरित रचना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की। ठीक है, हमारे आज के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आगे के क्वेश्चन ऐसे ही अपने कंप्लीट करेंगे, लगातार अपने करेंगे। ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि वन लाइनर, इस तरह से आप सुनते जाओगे तो याद हो जाएंगे। इसके अलावा अपना ये क्वेश्चन तो आपको सुन सुन के ही याद हो जाएंगे जो इस बुक में दे रखे हैं। बाकी जो और क्वेश्चन मैं डाल रही हूँ तो उसमें थोड़ा एक्सप्लेन करके थोड़ा आगे, तो इस तरह से पूरे क्वेश्चन कराऊंगे। बीच बीच में जैसे रस के, जो काव्य शास्त्र के भी क्वेश्चन है, संस्कृत के क्वेश्चन तो मैंने डाल रखे हैं। संस्कृत वो लास्ट ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं ना, सब डाल रखे हैं। और वही क्वेश्चन रिपीट होकर तो आगे पीछे आते रहते हैं क्वेश्चन, क्योंकि संस्कृत के इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन संस्कृत के जैसे धातु रूप, शब्द रूप, इस तरह से आप याद कर लेना। एक दो क्वेश्चन अगर गलत भी होता है ना संस्कृत का, तो हिंदी के तो अपने कंप्लीट करना ये है कि क्योंकि संस्कृत सबकी अच्छी नहीं होती ना। ठीक है, अपना तैयारी करते रहो, सफलता अवश्य मिलेगी। सबसे बड़ी बात है, मन से हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर मन से हारोगे ना तो कभी भी सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए ना हमेशा ये रखो कि हाँ, हमें मतलब हमसे होशियार कोई नहीं है। अपने मन में एक बात मानो कि हम समझते हैं ना सामने वाला होशियार है, ऐसा नहीं होता। समय के साथ है कि कौन समय के साथ होशियार बन जाए या क्या मतलब पता चल जाए। जो अब कई बार ये होता है कि होशियार भी रह जाते हैं और जो कम तैयारी वाले वो भी निकल जाते हैं। तो उसमें पता क्या होता है कि जो निकल गए, बन गए टीचर, तो वो तो क्या होते हैं, सफल हो गए। और लोग उन्हें जो नहीं होते ना, उन्हें कहते हैं कि तुम मतलब इतने होशियार नहीं थे। इसलिए कभी भी कोई बात किसी के मन पे मत लो, हमेशा तैयार करो। जब समय आता है तो सबके मुंह बंद हो जाते हैं। ठीक है, और अपना तैयारी करते रहो, सफलता ज़रूर मिलती है। ठीक है, थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।